सीक्वेंस क्या रहेगा बेटा करंट का? करंट स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना? टॉपिक इज करंट, बैटरी, सेटिंग। टॉपिक्स क्या रहेंगे सीक्वेंस में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट एंड इंटरप्रेट करना, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, रजिस्टर्स क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। थोड़ा लेना इसमें सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। जूल सेटिंग, इसमें कई सारी चीजें लोग टेंथ में पढ़े हुए होते हैं। एंड पावर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर के साथ कैसे तुम्हारा सब चेंज होगा वो सब देख लेंगे, ठीक है। फिर किरचॉफ देखेंगे, किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ तो पढ़ाई थे ना कैपेसिटेंस में, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। फिर सिमेट्रिक सर्किट्स, उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे वो देखेंगे। ये सब कुछ होने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट में आरसी सर्किट, क्या रहेगा, आरसी सर्किट, ठीक है। इससे पहले एक चीज जरा ऐड कर लेना, यहाँ पे मैं रह गया है, दैट इज द बैटरी। क्या रहता है, बैटरी। सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है। बैटरी के बारे में देखेंगे, सीरीज पैरेलल बैटरी क्या कनेक्शन कैसे रहेगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसको नोट कर लें सीक्वेंस को। तो भाई सबसे पहले देखो करंट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या रहता था, चार्ज जो रहता था स्टैटिक था, क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है चार्ज था, क्या था, स्टैटिक रहता है, ठीक है। चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। करंट में क्या हो जाएगा, करंट में चार्ज है वो क्या करता है, फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर है, समझ गए? ये स्टैटिक और ये, चलो अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है। चार्ज क्या रहता है, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, मान लेते कोई कंडक्टर बनाया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये कोई कंडक्टर ऐसा, उसमें एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है कि पूरा करंट जो है ऐसे लिए फ्लो करता है, क्योंकि
वहाँ पे चार्जेस का फ्लो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करता है, और इस तरीके से स्ट्राइक करते करते एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो करंट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। चार्ज ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है, चार्ज अपनी जगह ही रहता है, लेकिन माना ये जाता है कि चार्ज फ्लो करता है ताकि क्वेश्चन ईजी बन जाए, ठीक है। इसलिए हम आगे हर जगह यही मान के चलेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर सही में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो तुम्हारा क्या रहता है, घर में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं ना, पावर हाउस से, मतलब कि जहाँ से पावर स्टेशन से जहाँ से भी आता है, पावर प्लांट जो भी जनरेट कर रहा है एनर्जी, वहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट हो जाती, और तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। डैम से जहाँ पे लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन भर भर के घर में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उसका मतलब ये नहीं रहता कि उसमें आप चार्ज डाल रहे हो, उसमें सिर्फ आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो और कुछ नहीं। चार्ज कभी भी जाता नहीं है। लेकिन हम मानते क्या है, हम ये मानते हैं करंट क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और वो भी कौन सा चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन यही कहता है प्लस क्यू चार्ज अगर इधर जा रहा है, या डी क्यू चार्ज इस तरफ जा रहा है राइट में, तो करंट राइट में कितना जाएगा, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ये करंट होगा, ठीक है, ये करंट होगा, ये आई का करंट का डायरेक्शन है। वही नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज कुछ माइनस डी क्यू इधर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड में नहीं जाएगी, उल्टी होती है ना। एक ही चीज है, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड कर दो या नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड कर दो, बात एक ही मानी जाएगी, है ना, बात एक ही होगी, है ना। चाहे राइट में जाए प्लस, या लेफ्ट में जाए माइनस। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। तो कन्वेंशन ये कहता यस है, सर। बाय कन्वेंशन, जो तुम्हारा सर्किट है उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि प्लस क्यू चार्ज इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो करंट का डायरेक्शन माना जाएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे। नेक्स्ट, चलो अब देखो ये होता कैसे है। ये तुम्हारा कंडक्टर रहता है, इसके क्रॉस क्या करते हो, तुम कुछ बैटरी वगैरह लगाते हो, ठीक है। इस तरीके से मान ले तुमने बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी लगाते क्या हो जाएगा, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है कंडक्टर के क्रॉस, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, क्यू ई का फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, ये टकराएगा कितने टाइम में, टाउ टाइम में, है ना। टाउ क्या है, टाइम, क्या है, टाइम बिटवीन कोलिजन। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, उतनी देर रिलैक्स रहता है ना, कोलाइड नहीं करता, रिलैक्सेशन, है ना। तो ये बताओ यहाँ पे फोर्स उस पर कितना लगा, फोर्स, फोर्स बताओ। टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे लोग। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कुछ है V, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगा, फोर्स QE, QE। और E यहाँ पे Q कितना है, स्मॉल ई, हाँ या ना, सही है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन E बाय मास, हाँ या E ना। by m। तो उसका वेलोसिटी कितना हो सकता है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, है ना। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, E बाय m E टाउ,
एससी वर्मा में थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन हमें यही वाला मेथड पढ़ना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एससी वर्मा वाला मेथड थोड़ा अलग है, हमें ये वाला मेथड पढ़ना है। तो यही फॉर्मूला आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू माय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू माय टाउ अपॉन में मास। क्या जीरो था क्या इसमें वेलोसिटी? क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो था क्या इलेक्ट्रॉन हाँ, में? इनिशियल जीरो लेके चलता है, ठीक है। ओके। तो ये आता है, यहाँ पे टर्म्स नोट कर लो। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई तो बताइए चार्ज है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको घसीटते हुए ले आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब ये बताओ, अब अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी बताए कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? एरिया ए है। एरिया कितना है? लेंथ जो भी ले लो, एल ले लो, ठीक है। इसके क्रॉस तुमने बैटरी लगा दी। अब मैं हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा के भी काम चला लूंगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, और प्लस वाला चार्ज इधर जाएगा, है ना। तो इस तरह वैसे क्यू ई का फोर्स लगेगा, ये ऐसे जाएगा फोर्स, है ना, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन, इतना सा, सिर्फ dx, ये dx चाहिए मुझे, ठीक है। तो dx में अगर मैं ये बोलूँ n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो मुझे इतने पोर्शन में, ये जो dx छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया तो ए ही हो जाएगा। ये पोर्शन कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस अगर चाहिए तो कितने मिलेगा? इसमें अगर मुझे dq चार्ज चाहिए तो dq चार्ज निकालने का तरीका क्या है? dq चार्ज के पहले तो नंबर निकालेंगे, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? एन dv वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? बताओ। चार्ज डेंसिटी को, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी को छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे नंबर ऑफ चार्ज करके मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। यस सर। अब इसको इसको उसके चार्ज से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन वर्ग का चार्ज है। तो अब यहाँ पे तुम्हें dq चार्ज मिल गया। तो dq चार्ज क्या हुआ तुम्हारा? dq चार्ज हो गया n, वॉल्यूम कितना है? a dx, और चार्ज e, है ना, इतना हो गया। अब करंट क्या होता है? करंट, व्हाट इज करंट? dq by dt, dq by dt तो कितना हो गया? n e a dx by dt, तो कितना हो गया? n e a dt, इस तरीके से। सो व्हाट इज करंट? करंट इज I is equals to n e a v d, है ना। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ करंट, है ना। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? चार्ज। ए क्या है? एरिया है जहां से करंट पास कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। एंड वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पीछे निकाली, ड्रिफ्ट
ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये याद रखना है हमें हमेशा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा डिराइव किया है ना, कोई रट्टा मारने की चीज नहीं, डिराइव किया, भूल गए तो डिराइव करना आना चाहिए। अब इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि मान लो एक कंडक्टर दिया है, एक ही कंडक्टर दिया है ऐसा, देन ये उसका एरिया ऐसा हो गया, देन आगे चल के और पतला हो गया, इस तरीके से। अब भाई करंट अगर आई जा रहा है तो आई ही रहेगा हर जगह, है ना, आई तो चेंज होगा नहीं, है कि नहीं, करंट आई तो सेम ही रहेगा ना, आई तो सेम रहता है ना, जितना जाएगा उतना आएगा, आई सेम रहता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2 है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd3 है ना। अब एरिया तुम्हें पता ही है, यहाँ का A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का A3 है, एरिया साथ साथ दिख ही रहा है क्या कि A2 सबसे बड़ा है और A3 सबसे छोटा, है ना। तो ये पूछ रहा है फाइंड रिलेशन, या ये बोल रहा है कि राइट Vd1 Vd2 Vd3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बताओ कैसे आएगा। चलो शुरू हो जाओ। देखो इसका सलूशन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, आई तो कांस्टेंट हो गया। तो जिस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, कि A2 सबसे बड़ा होगा, देन A1, देन A3, तो यहाँ पे क्या लिख दो Vd3 Vd1 और Vd2, इनको साइन उल्टे कर दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होगा, Vd3 सबसे बड़ा होगा, फिर Vd1 आएगा, और सबसे छोटा वो आएगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्लियर है। एक तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन पढ़े होगी, क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से V1 और ये A1, ये V2 और ये A2 पढ़ा है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, V1 A1 इक्वल्स टू V2 A2, बिल्कुल वही है। जहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, समझ गए, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद क्या करना था हमें, ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ, टेंथ में पढ़ते हैं ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, कोई बता सकता है। जब करंट का वेरिएशन देखा गया, भाई एक वेरिएशन ये देखा गया कि जब सर्किट में बैटरी लगाई गई, है ना, रेजिस्टेंस लगाया गया, ठीक है, और इसके अक्रॉस क्या देखा गया, वोल्टेज देखा गया, वोल्टमीटर लगा के, और यहाँ पे एमीटर लगा था, एमीटर करंट बताता था, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा क्या था, जैसे जैसे तुमने वोल्टेज बढ़ाया, तुमने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज में चेंज आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बैटरी होती है, बैटरी उसको EMF E से दिखाते हैं, E क्या रहता है, EMF, क्या रहता है EMF।
जब ये ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से, ऐसा आइडियली आइडियली ऐसा आता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये ओमिक लाइन होती है, क्या होती है, ओमिक लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ओमिक लाइन। तो यहाँ से चीज आया कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो वैसे एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। समझ में आएगी नहीं? तो आर क्या रहता है, आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वी क्या रहता है, वोल्टेज। आई क्या रहता है, करंट। और आर क्या रहता है, रेजिस्टेंस। समझ में आएगी नहीं, तीन चीजें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये ओमिक लाइन है, ये आइडियल होती है। क्या होती है, आइडियल। एक्चुअल में क्या होता है, रियल में तुम्हारा जो तुम्हारा रहता है कंडक्टर, वो फ्लक्चुएट ऐसे करते करते ऊपर चला जाता है, ऐसे इस तरीके से, ये रियल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन ओमिक, नॉन ओमिक। ये रियल कंडक्टर, मतलब ये एक्चुअल में फ्लक्चुएशन ऐसे देखा जाता है, ये रियल होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें आइडियल वाला पता होना चाहिए कि आइडियली ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए रहता है। अच्छा, स्लोप क्या देगा इसका, स्लोप थीटा जो रहता है, स्लोप देता है रेजिस्टेंस आर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा जो रियल वाला है उसका स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, आगे जा रहे हो, तो तुम्हारा जो आइडियल, जो रियल वाला है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि रियल वाले में क्या रहता है, आइडियल वाले में देखो क्या रहता है, आइडियल वाले में, आइडियल कंडक्टर क्या रहता है, आइडियल कंडक्टर, उसका जो आर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और रियल कंडक्टर जो एक्चुअल में होता है उसका क्या रहता है, आर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे तुम क्या करते हो, करंट बढ़ाते रहते हो या करंट उसमें रहता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो ये तुम्हारा है पूरा ओम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? इसको नोट कर लो। यस सर। तो रेजिस्टेंस का देख लो, फॉर्मूला क्या है, कंडक्टर का लेंथ एल है, एरिया ए है, आर रेजिस्टेंस, आर इज रो एल बाई ए, आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायमेंशन, है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी। मतलब कॉपर का चाहे तुम स्फेयर बनाओ, चाहे सिलेंडर बनाओ, चाहे जो भी डायमेंशन बनाओ, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। अब क्या है, रेजिस्टेंस किस में आता है, ओम में आता है। किस में आता है, ओम में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, 1/R, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। इसका क्या होता है, मोह होता है। क्या होता है, मोह, इसको मोह बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का भी उल्टा आता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा क्या है, सिग्मा चार डेंसिटी नहीं है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या है, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा L/A, ये आता है, ये भी आ जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं, समझ गए? इसे नोट कर लो सब लोग। क्या देखेंगे, इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है ना। नेक्स्ट, उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी से पहले तो मुझे बताओ करंट डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज करंट, बताओ भाई, व्हाट इज करंट डेंसिटी। भाई कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है उसमें, अच्छा करंट किस में रहता है, ये याद रखना, करंट किस में रहता है, करंट एम्पेयर में रहता है। किस में रहता है, एम्पेयर में, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
करंट का यूनिट ये है एम्पेयर, ठीक है। अगर करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, करंट आई है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन में एरिया, हाँ या ना, सही है। तो जे यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ कि करंट तो तुम्हारा क्या था, स्केलर था, क्या था, स्केलर। करंट तो स्केलर होता है ना, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है, ये वेक्टर होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी की, जे, जे वेक्टर होता है, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट ए आई बाई ए इंटू में ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे करंट क्या बन जाता है, एक डेंसिटी बन जाता है, ठीक है, करंट डेंसिटी, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इट्स अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको नोट कर लें, क्वेश्चन में तुम्हें ये दे रहा हूँ, derive J is equals to sigma E, ये क्वेश्चन है। J क्या हो गया, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या हो गया, कंडक्टिविटी, E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, और E क्या है, इलेक्ट्रिक, समझ में आ गया, शुरू हो जाओ, चलो। नो सर नहीं आ रहा। भाई यार ये तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, वो दूसरे वाले बैच में तो बच्चों ने आराम से हो कर गया। लिया था। कोई बैटरी अगर हम लगाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन देख लो, अगर हम कोई बैटरी लगाते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो उसका लोड रेजिस्टेंस है, जो भी उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की, लेंथ कंडक्टर की कितनी ले लें, एल ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वी बाय एल, हाँ या ना, वोल्टेज बाय लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, सही है कि नहीं। बाकी तुम लिखी दो, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है भाई, जो वोल्टेज होगा अपॉन में रेजिस्टेंस, हाँ या ना, सही है। अब आई को एरिया से डिवाइड कर दो तो वो जे बन जाएगा, वी को भी एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वी को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ई इंटू में एल अपॉन में आर, है ना, इस तरीके से। और ये जो टर्म है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू डाल दो, आर का वैल्यू कितना डाल दोगे, 1/सिग्मा इंटू में एल बाई ए, ये डाल दो, तो कितना हो गया, ई इंटू में एल, रेजिस्टेंस कितना, एल बाई ए इंटू में सिग्मा इंटू में ए, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो आंसर कितना आता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, समझे। यस सर। टेम्परेचर इफेक्ट है ना, क्या है, ये तो पहले ही पढ़ा हुआ कभी कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखो, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, जब भी आपका व्हेनेवर देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर, तो आपका रेजिस्टिविटी चेंज होता है, क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रो का एक रो चेंज होता है, कि देयर इज सम चेंज ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे कि पढ़ी होगी, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, जो चेंज ऑफ लेंथ होता है अपॉन में लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा था कभी, बोलो। यस सर। यस उसी सर। तरीके से डेल्टा ए बाई ए क्या होता था, बीटा, या बीटा को क्या लिखते थे, 2 अल्फा डेल्टा टी। यस सर। इसी तरीके से डेल्टा वी बाई वी क्या होता था,
3 गामा 3 अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से। लेकिन ये अल्फा अलग है, यहाँ का जो अल्फा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे जो ये है अल्फा वो अलग है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, वो अलग है, इनको सेम मत कर देना। तो यहाँ से क्या आता है, रो का जो फॉर्मूला आता है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला। रो नॉट क्या है, रो नॉट क्या है, रो नॉट resistivity, resistivity at T naught temperature, at T naught temperature। ठीक है, और रो क्या है, resistivity at T temperature। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी तुम्हारा चेंज होता है किसी भी रेजिस्टेंस में, मतलब कि जो कंडक्टर रहेगा वहां पर रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू भाई रो एल बाई ए होता है। तो जब सबका वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आर का भी वही फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सेम फॉर्मूला आता है जो रो का फॉर्मूला आता है, क्योंकि है तो रो का ही डिपेंडेंसी ना उस पर, है ना, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टी नॉट टेम्परेचर, और बाकी अल्फा वही अल्फा सेम अल्फा है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। आर क्या है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? यस सर। से नोट कर लो, जूल्स हीटिंग क्या है, जूल्स हीटिंग, जूल्स हीटिंग क्या होता है, जूल्स हीटिंग बताओ। ठीक है, बता सकता है कोई, हीटिंग अप ऑफ, हीटिंग अप ऑफ कंडक्टर, हीटिंग ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इंटरकोलिजन ऑफ चार्ज। समझ में आएगी नहीं, हीटिंग अप ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इंटरकोलिजन ऑफ चार्ज। होता क्या है, जब कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर दूसरा इससे टकराता है, तो आपस में जो इंटरकोलिजन्स हैं उसकी वजह से क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो वो जूल्स हीटिंग कितना कैसे आती है, जो पावर आता है, पावर वो आता है, देखो ये याद रखना, लगभग चीजें सेम कॉमन होती है। जैसे ये बताओ, ट्रांसलेशन में पावर का मतलब क्या होता था, पावर एफ डॉट वी, हाँ या ना, सही है, यही होता था ना। ये करंट हो गया, ये क्या हो गया, करंट हो गया। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। जैसे यहाँ पे चार्ज होता था वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स होता था, जैसे यहाँ पे करंट होता है वैसे यहाँ पे वेलोसिटी होती है ना। जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स होता था, यहाँ पे वोल्टेज वी होता है, वोल्टेज, है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से बताओ, जिस तरीके से वहाँ पे एफ डॉट वी पावर है, पावर कितना है, एफ डॉट वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह वी हो जाएगा और वी की जगह आई आ जाएगा, हाँ या ना, सही है। डॉट नहीं करा रहे, मतलब समझा रहे हैं। तो वी आई इज द पावर, वी को क्या, इनको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें बताया वी इज इक्वल टू आई आर होता है, पावर कितना आ गया, वी आई। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, वी को आई स्क्वायर आर। अब जूल्स हीटिंग क्या होती है,
जूल्स हीटिंग वो होती है आई स्क्वायर आर, कितने टाइम के लिए है ना, टाइम टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जूल्स हीटिंग, है ना। अब उस इस हीट को वो, इस एनर्जी को वो हीट में भी यूज कर सकता है, हो सकता है वो लाइट में यूज कर ले, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है वो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में उसे यूज किया जा सकता है, पावर इनटू में टाइम, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लो। सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स, ये बैटरी भी आती है ना सीरीज पैरेलल में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पहले से ही आता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बताओ सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज में क्या रहता है, दो रजिस्टर किस में रखे रहते हैं, सीरीज में, ठीक है। बैटरी ऐसे लगे रहती है। सीरीज में तुम्हारा क्या रहता है, करंट सेम रहता है ना, क्या रहता है, आई सेम रहता है, R1 और R2। इसमें क्या सेम रहता है, आई सेम रहता है, ठीक है। तो आर नेट कितना आता है इसमें बताओ बेटा, R1 प्लस, हाँ या ना, ठीक है। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2। कैपेसिटर में उल्टा रहता है ना। मेरी आवाज आ रही है ना, यस सर, हाँ यस सर। सर। ये बैटरी है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I1। इसमें क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्या वोल्टेज सेम, है ना। तो V सेम रहेगा, V इज इक्वल्स टू I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। तो यहाँ पे 1 बाय आर नेट इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर है, यस सर। दोनों में से सेम होता है सर, क्या बेटा, दोनों ऐसा क्यों होता है, एक में करंट सेम एक में वोल्टेज सेम? भाई अगर सीरीज में है तो जितना करंट निकल रहा है बैटरी से उतना वापस आएगा ना, तो पूरे लूप में आई तो सेम होना ही चाहिए। और दूसरे वाले में अगर पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल वाले में तुम्हारा बैटरी के अक्रॉस क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो क्या हुआ, तुम्हारा वोल्टेज डिफरेंस सेम होना जरूरी है ना, समझे कि नहीं भाई। अगर तुम ये कह दो कि एक इधर रॉड जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर एक इंसान इन दोनों पॉइंट को छूटता है, ठीक है, तो इसको भी टेम्परेचर डिफरेंस वही लगेगा, और दूसरा इंसान छूता है तो उसको भी टेम्परेचर डिफरेंस लगेगा। तो क्यों होता है थोड़ी ना, तो ऑब्वियस है ना, समझे कि नहीं, क्लियर है। ओके सर। अच्छा ये कैसे आता है ये बताया जा सकता है, आर नेट ये R1 प्लस R2 कैसे आया, तो देखो क्या करते हैं, आई इंटू में आर नेट इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2, ऐसे करते हैं। तो आई कट गया तो यहाँ से ही आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इन द सेम वे इसमें भी क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि नेट करंट कितना है, आई है, आई कितना, I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो आई इंटू में आर नेट इज इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। अब आई का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, है ना, यहाँ से इन सबका वैल्यू डाल देंगे। आई कितना है, I1 प्लस I2 है, आर नेट, ठीक है। I1 I2 का वैल्यू कितना है, V बाय R1 प्लस V बाय R2 इंटू में आर नेट इज इक्वल टू V से V कट गया, तो यहाँ से साफ साफ आ गया 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। कलर कोडिंग जो है आज हो नहीं पाएगा, उसके लिए एटलीस्ट 10 मिनट चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग।